राजनीति करूंगा, किसी दूसरी पार्टी की राजनीति नहीं करूंगा। अभी तक मैं चूंकि बाहर से जो है सहयोग करता था, तो कभी मैंने भाजपा को सहयोग कर दिया, कभी बसपा को सहयोग कर दिया, कभी कांग्रेस को सहयोग कर दिया। पर अब चूंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुका हूं, तो मैं अब जो भी राजनीति करूंगा वो मैं बहुजन समाज पार्टी की करूंगा। मैं किसी भी पार्टी को सहयोग नहीं करूंगा, चुनाव जीतूं या हारूं। क्योंकि अब मैं सक्रिय राजनीति में आ गया हूं, तो अब मैं इसके बाद में घर नहीं बैठूंगा। मैं यदि चुनाव जीता तो पूरे मुरैना और श्योपुर क्षेत्र का विकास करूंगा, क्षेत्र के गरीब जनता का विकास करूंगा। और चुनाव नहीं भी जीता तो अभी मैं जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें मैं जो है कहीं से भी व्यवस्था करूं, कैसे भी व्यवस्था करूं, उसमें मैं काम करूंगा। मेरे सामने अभी जब मैं चुनाव के दरमियान में घूमा हूं, तो मैंने जो कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। सबसे पहले तो जो है उत्थान की सहयोग की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। मैंने जो आसपास की बस्तियों में घूम के देखा, चाहे वो सिंगल बस्ती हो, उत्तमपुरा हो, और भी आसपास की जो क्षेत्र हैं, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा उनके बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक उनका शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, जब तक बच्चे इतने योग्य नहीं होंगे कि उनको अच्छी नौकरी मिल सके या वो कुछ अपना छोटा मोटा धंधा कर सके, तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि बहुजन समाज के लोग, और उसमें भी मैं एक बात और बता देता हूं आपको, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हम लोग बैठ के अध्ययन करेंगे इस बात का कि बहुजन समाज के लोगों ने भी, किस क्षेत्र के लोगों ने मेरे को ज्यादा सपोर्ट किया है। मैं सबसे पहले उन लोगों के उत्थान का काम करूंगा, क्योंकि बहुजन समाज में भी कुछ समय से ऐसा हो गया है कि कुछ वोट इधर उधर जाने लगा है, और वो इसमें भी हुआ है। तो मैं तो उन क्षेत्रों को छांटूंगा जिन क्षेत्र के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है, और उनको मेरे को कहीं से कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, उनके उत्थान का मैं काम करूंगा। सबसे पहले उनकी शिक्षा का स्तर सुधारूंगा, दूसरे नंबर पे उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करूंगा, और तीसरे नंबर पे उनके बेरोजगार जो बच्चे होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ में अभी मैं भ्रमण करते हुए जब विजयपुर क्षेत्र में गया, तो विजयपुर क्षेत्र में मेरे को 3 बड़ी समस्याएं उन्होंने वहां पे बताई। सबसे पहली समस्या उन्होंने बताई कि विजयपुर क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें से बहुत सारे स्कूल तो बंद हो गए, जो स्कूल चलते भी हैं उनमें जो वहां का टीचर स्टाफ है, मास्टर वगैरह जो होते हैं, वो प्रॉपर तरीका से बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये विजयपुर क्षेत्र की समस्या को मैं कैसे भी, चाहे भले ही मेरे को कहीं से भी कुछ मांग के लाना पड़े, हमारा समाज भगवान की कृपा से बहुत बड़ा समाज है, और हमारे समाज के लोगों को की शुरू से दान प्रवृत्ति रही है। पुराने जमाने में जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय भी आप लोगों को ध्यान हो या आप लोगों ने सुन रखी हो ये बातें कि हमारे समाज के लोग उस समय भी धर्मशालाएं बनवाया करते थे, कुएं खुदवाया करते थे, प्याऊ लगवाया करते थे, मंदिर बनवाया करते थे, स्कूलों का निर्माण किया करते थे। तो हमारे समाज के लोगों की तो दान प्रवृत्ति हमेशा से रही है। तो मेरे को अपने समाज के लोगों से बाहर से भी जाकर के मांग के लाना पड़े, पर मैं इस व्यवस्था में उनको सहयोग करूंगा। इसी के साथ में दूसरी व्यवस्था विजयपुर के लोगों ने मेरे को जो बताई कि वहां पे अस्पताल को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। जब गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी का टाइम आता है तो वहां से उनको रेफर कर दिया जाता है या तो सबलगढ़ के लिए या ग्वालियर के लिए, और कई केस ऐसे होते हैं जो उनकी तबीयत खराब होकर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये काम भी मैं, चाहे भले मेरे को समाज के स्तर पर करना पड़े, पर विजयपुर में एक अच्छे अस्पताल की व्यवस्था भी मैं करवाऊंगा। फिर उसके बाद में उनकी तीसरी जो समस्या थी कुपोषण की, पलायन की और पीने के पानी की। अब इसमें हम जितना सहयोग हमसे हो सकता होगा, कुछ सरकार से कोशिश करेंगे मदद करवाने की, कुछ अपने व्यापारी भाइयों से, कुछ हम अपने बाहर के समाज बंधुओं से सहयोग करके इन तीनों क्षेत्र में भी हम वहाँ पे लोगों को सहयोग करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में मैं थोड़ा सा जो है अपने जीवन के बारे में भी आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से हमारे पत्रकार बंधु बैठे होंगे कि जितना जो है मेरा अनुभव है उतनी शायद उनकी उम्र भी नहीं होगी। मेरी आज की तारीख में 65 साल का हो चुका हूँ मैं, और मेरे को 50 साल का तजुर्बा है। 50 साल पहले मुरैना डाकूग्रस्त एरिया हुआ करता था। 1977 में हमने
बैरियर पे जाकर के इंडस्ट्रियल एरिया में केएस ऑयल की फैक्ट्री की स्थापना करी थी 1977 में। उस वक्त वहां स्थिति जो हुआ करती थी कि शाम को 5 बजे के बाद आदमी तो छोड़ो, आपको जो है सड़क के ऊपर कुत्ता भी नजर नहीं आता था, और डर के मारे 5 बजे के बाद हम लोग फैक्ट्री पर नहीं रह पाते थे। मैंने उस समय वहां पे फैक्ट्री की स्थापना करी थी। वो आपको एक बात और बता दूं, जब फिल्म के टाइम में कभी कभार में ऊपर छत पे हमारा 2 मंजिला मिल होता था, दाल मिल चलाते थे, दाल को ऊपर छत पर सुखाने के लिए फैलाते थे, तो मैं कभी कभार उसके ऊपर छत की मुडरे पर जाके बैठ जाया करता था। तो मैं जब रोड पे गिनता था तो 1 मिनट के अंदर 3 व्हीकल निकला करते थे, केवल 3। आज आप गिनने बैठ जाना तो 1 मिनट के अंदर को 300 व्हीकल निकल जाए। उस वक्त इतना सन्नाटा रहा करता था। और बैरियर पे केवल बैरियर चौराहे पे आकर के एक गोरुमल सेठ का होटल होता था और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं होती थी। हमको यदि चाय भी मंगानी होती थी तो बैरियर आदमी बेच करके हम चाय मंगाया करते थे। उस समय से मैं फैक्ट्री से जुड़ा हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ। उस वक्त जो गांव का अभी नाम सुंदरपुर हो गया है, उस वक्त उस गांव का नाम हुआ करता था गौदूपुरा। और गौदूपुरा के आज भी मेरे यहाँ पे काम करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने मेरे यहाँ काम किया है। आज जो काम कर रहे हैं उनके पिताजी मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बेटे मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। तो पूरा जो सुमावली का ज्यादातर का इलाका है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री भले ही मुरैना में आती है पर उसके आसपास पूरा सुमावली का क्षेत्र लगता है। तो सुमावली में आज भी मेरी फैक्ट्री में काम करे हुए बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैंने उस समय से फैक्ट्री का काम संभाला है। मेरा जन्म 1 मई 1959 को हुआ, अभी 1 मई निकल के गई जब मैं 65 साल का हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैं शुरू से कमजोर रहा। मेरे कभी 9वीं क्लास तक 35% से ज्यादा मार्क्स मेरे कभी नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बार जो है हम भी गंजरामपुर के हैं, झांसी कक्का भी गंजरामपुर के हैं, जो मुरैना में आके भी उसी मोहल्ले में झांसी कक्का रहते थे, उसी में हम रहते थे। झांसी कक्का हमको बहुत प्यार करते थे, पर उनका क्या था, सुबह दरबार लग जाया करता था। तो कभी का मजाक करने कक्का के यहाँ चले जाते थे। तो एक दिन कुछ हमने ज्यादा मजाक कर दी, सुन हमने चाटा मार दिया। होली का टाइम था, तो हमने कक्का जब चाटे की वसूली करूंगा मैं तुमसे। तो मैंने क्या किया, होली वाले दिन हम होली पे कक्का से होली की आग लगवाते थे। होली में जो अग्नि दहन करते थे वो कक्का से ही करवाते थे। तो मैंने क्या किया कि होली के अंदर कक्का के यहाँ से बहुत सारा सामान निकाल के होली के अंदर चिन दिया, ऊपर से कंडे लगा के लकड़ी लगा दी। वो कक्का ने आगे वो पहले जांच करते थे कि मेरा कोई सामान तो नहीं रख दिया। उन्होंने देख दाख के और होली में अग्नि प्रवेश करा गए वो, और जाके अंदर लेट गए। हमने मैंने कि खाट तकत जो रखे थे वो सब भी उठा के होली में रख दिए। वो कक्का आधा घंटा पीछे फिर निकले आए। जब उन्होंने देखा तो पुलिस बुलाई उन्होंने, पर हम जैसे जो उद्यमी लड़के थे वो सब भाग गए। और 2-4 सीधे साधे रह गए। उन्होंने पुलिस आके 2-4 डंडे फंडे मार गई। दूसरी होली पे हमारे पिताजी बोले कि तू यहाँ पे उद्यम करेगा तो हमारे संग चित्रकूट चल। हमारे पिताजी होली पे चित्रकूट जाया करते थे। तो हमारे कुलगुरु थे पंडित वासुदेव प्रसाद मिश्रा जी, जो माता मंदिर के बगल में रहते हैं। वो और पिताजी और हम माताजी चारों की चारों गाड़ी से जा रहे थे चित्रकूट। रास्ते में रुके दतिया पीताम्बरा पीठ पे। उस वक्त पीताम्बरा पीठ पे वो वहाँ के जो स्वामी जी थे, जो जिन्होंने तपस्या करी थी, वो जीवित थे वो। और हमारे कुलगुरु पंडित जी के उनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो उनके साथ जब हम उनको ढोक देने गए तो पिताजी वगैरह ने दूर से ढोक दी। और मैं चूंकि मेरी उम्र उस वक्त जहाँ से 14 साल 15 साल की होगी, तो मैंने जाके उनके पैर छी लिए। तो जैसे पैर छीए उनको पैर कोई नहीं छीता था, उनको दूर से ढोक दी जाती थी। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे 2-4 मिनट तक। और चेहरे की तरफ देख के फिर पिताजी का नाम लेके बोले कि लल्लू तोता या तेरे लड़के के भाग्य में जो सच्चा नहीं है। तो मेरे को ऐसा शौक चढ़ा फिर उसका, तो 10वीं क्लास में मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरे 65% नंबर आए पहली बार। पर 11वीं क्लास में फेल हो गया। और हमारे यहाँ का एक सिस्टम था कि पिताजी कहते थे अब तुम फेल हो गए तो बहुत पढ़ लिए, अब व्यापार में आ जाओ। तो हमको जो है उठा करके व्यापार में लगा दिया। तो मैं 15 साल की उम्र में व्यापार के अंदर आ गया। मैं 1975-76 से लेके और 1994 तक मैंने फैक्ट्री और घर इसके अलावा कुछ नहीं देखा। मैं कभी बाजार में भी नहीं जाता था। सवेरे 1977-78 से लेके आज दिन तक मेरे को कभी ये ध्यान नहीं है कि मैं कभी 4 बजे के बाद सो के जगता हूँ। मैं 40-45 साल से मैं सुबह 4 बजे से पहले जग जाता हूँ, चाहे कितने भी बजे सो।
उस वक्त में क्योंकि साधन कुछ ज़्यादा नहीं होते थे तो घर से और फैक्ट्री 3 किलोमीटर रोज मॉर्निंग वॉक करके जाता था, तो मेरा संबंध आम पब्लिक से नहीं होता था। तो उस वक्त जो हमारे व्यापारी भाई थे, समाज बंधु थे, या जो भी शहर में जो परिचित थे, उनने मेरा नाम रखा था सद्दाम हुसैन। मेरे को सद्दाम हुसैन की पदवी दे रखी थी। 1994 में पहली बार मेरे को समाज के लोगों ने समाज के साथ जोड़ा। जब मैं 1994 में समाज से जुड़ा तो सबसे पहला हमने 1994 में एक बहुत बड़ा परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह किया। यदि पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनको उसका जो ध्यान होगा, उस वक्त श्योपुर जिला मुरैना में ही आया करता था। पूर्सा से लेके श्योपुर तक एक ही जिला होता था। हमारे समाज का संगठन भी एक ही था। पूर्सा से लेके श्योपुर तक उस जमाने में भी ऐसे ही 25-30 गाड़ियों का काफिला लेके मैं सब अपने समाज बंधुओं को यहाँ निमंत्रण देने के लिए गया। और 1994 का जो परिचय सम्मेलन हुआ, वो परिचय सम्मेलन क्या था वो तो ये मान के चलो कुंभ का मेला था। उसमें हमारे पूरे जिले के अग्रवाल समाज के लोग सम्मिलित हुए। और मुरैना में तो ये हालत हो गई कि अग्रवाल समाज के बंधुओं के घर में 4 दिन खाना नहीं बना। सब लोग अपना काम धंधा बंद करके, घर बंद करके और पूरे के पूरे उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहां से हमारे समाज के संगठन की शुरुआत हुई। उस दिन से लेके आज दिन तक 1994 और 2024 ये 30 साल हो गए। मैंने समाज के संगठन का साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरा व्यापार चाहे कितना भी बढ़ गया, एक बार तो 2006-07 से लेके 10 के बीच में मेरा व्यापार देश में तो क्या विदेशों में भी फैल गया था। और हमारे जो की पर्सन होते थे, प्रोफेशनल लोग, वो मेरे से ये कहते थे कि भाई साहब अब आपको आगे बढ़ना है तो मुरैना छोड़ देना चाहिए, आप या तो बम्बई बैठो या सिंगापुर बैठो। तो मैंने उनसे साफ मना कर दी कि मेरा व्यापार बढ़े या घटे, पर मैं मुरैना को नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना कर सकता हूँ कि 15 दिन आपको दे दूंगा बाहर और 15 दिन में मुरैना ही में रहूंगा। उसके बाद में कुछ सेटबैक भी हुए। 2010 में शायद 11-12 मार्च की बात है, बहुत बड़ी हमारे यहाँ इनकम टैक्स की सर्च हुई। उस वक्त हमारी कंपनी करीब 4000 करोड़ की कंपनी हो गई थी। शेयर मार्केट के माध्यम से 12000 करोड़ का हमारा मार्केट कैप था। इंडिया में बहुत बड़े बड़े 5 जगह 5 प्लांट लग गए। इंडोनेशिया, मलेशिया में मैंने 60,000 हेक्टेयर लैंड लेके पाम की खेती शुरू करी थी। पर वो इनकम टैक्स की सर्च के बाद हमारा एक बार उल्टी गिनती शुरू हो गई और 2013-14 तक आते आते हमारी कंपनी के खाते एनपी हो गए। मेरे ऊपर करीब करीब उस समय बैंकों का 3000 करोड़ का लोन था, खाते एनपी हो गए, काम बंद हो गया। तो 2010 से लेके और 2024 जो कहते हैं ना भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो मेरे को भी वो 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब जाकर के दिसंबर के महीने में कंपनी का काम सेटल हुआ है। दोबारा से कंपनी 1-2 महीने में चालू हो जाएगी। तो मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। जैसे बीच बीच में रूमर उड़ा करती थी कि सेठ जी तो पैसा लेके बैठ जाएंगे, सेठ जी तो डर के मारे बैठ जाएंगे। अब आप लोगों ने सबने देख लिया, पूरा चुनाव देख लिया आपने। कहीं से कहीं तक आपको कोई ऐसा लगा क्या कि मैं कोई डर के मारे चुनाव में मैंने कोई कमजोरी दिखाई हो? मैंने चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा। हार जीत तो मुकद्दर की बात है, भाग्य की बात है। और जो कहते हैं कि सेठ जी पैसा लेके बैठ जाएंगे, तो वो एक कहावत है कि जिंदा हाथी लाख रुपए का होता है, मरा हाथी 1.25 लाख का होता है। ये कहने वाले हैं जो 10 कैंडिडेटों को तो मैं आज भी खरीदने की अपनी हैसियत रखता हूँ। भगवान की कृपा है, हमारे सभी समाज बंधुओं का मेरे को इतना बड़ा सहयोग है कि आज भी आप लोगों ने देखा होगा तो मैं किसी से दबता नहीं हूँ। कोई भी आदमी कैसा भी बना रहे, इवन दो मैं अपने साथ में कभी आपने देखा हो गनमैन लेके नहीं चलता हूँ। जबकि आज भी मेरे को कुछ हो या नहीं हो, लोग बाग मेरे को नगर सेठ के नाम से जानते हैं यहाँ पे। उसके बाद भी आपने कभी मेरे साथ गनमैन नहीं देखा होगा। एक बार तो ऐसा बात क्या हुआ कि जब 2003 में रुस्तम सिंह जी मंत्री बने, तो एक दिन रात को भोपाल से वो भी ट्रेन से आ रहे थे, मैं भी ट्रेन से आ रहा था। ग्वालियर स्टेशन पर रात को करीब 2 बजे हम दोनों उतरे स्टेशन पे, एसी बस के डिब्बे में थे। तो मेरे को देखते मंत्री जी बोले, गोविंद सेठ तेरा क्या इंतजाम, मेरी गाड़ी खड़ी है मेरी। तो बोले तेरा गार्ड फाड़ कहाँ है? तो मैंने कि मंत्री जी आपको डर लगता है, आपको उठा ले जाएंगे, मेरे को नहीं ले जा रहा। तो मैं यहाँ मुरैना जैसी जगह में मैं हमेशा निर्भीक होके जो है रहा हूँ। चूंकि मुरैना मेरी जन्म भूमि है, मुरैना मेरी कर्म भूमि है।
मेरे को ऐसा लगता है कि हमको अपने मुरैना क्षेत्र का विकास करना चाहिए, क्योंकि 50 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वो कहीं से कहीं पहुँच गए। हमारा मुरैना ने उतना विकास किया है, अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं किया है, पर मुरैना ने उतना विकास नहीं किया। आज भी हमारा व्यापारी डर के मारे छोटे से एरिया के भीतर ही अपना व्यापार करना चाहता है, कोई बाहर फैल के व्यापार नहीं करना चाहता। यदि कोई की विजन हो और उस तरीका से काम करे तो हमारे इधर ग्वालियर रोड पे आप मुरैना को बढ़ाओ आगे, आपका मुरैना का विकास भी होगा। और यहाँ से और ग्वालियर तक मैं तो ये समझता हूँ कि यदि ढंग से विकास किया जाए तो ग्वालियर और मुरैना आपको 5 साल के अंदर ये लगने लगेगा कि एक ही है, पर उस तरीके की कोई सोच नहीं है। आप बिहारी जी के मंदिर के पास में मैंने एक सराफा बाजार ऐसा देखा है जहाँ की एक छोटी सी दुकान 10 बाई 10 की, उसकी कीमत इतनी है जितनी दिल्ली में मेन मार्केट में नहीं मिलेगी आपको उतनी कीमत, पर वो है केवल इसलिए कि मुरैना एक छोटे से एरिया में वहीं पे अपने घूमता उमड़ता रहता है और उससे ज्यादा बाहर निकल के फैलाव नहीं करता। जब मैं बात कर रहा हूँ आपको 80, 85, 90 की, लोहिया बाजार के अंदर हमारी गद्दी हुआ करती थी और हमारे पिताजी वगैरह रात को रोज 8 बजे बाहर खाटे डल जाया करती थी। वहाँ खाटों पे बैठते थे, वहीं पे सब लोग इकट्ठे होते थे, वहीं पंचायतें होती थी और रात को वहीं सोते थे। आज उस लोहिया बाजार में आप पैदल नहीं निकल सकते। तो शहर का हमारे का, जबकि आप समझो कि शहर मुरैना के मेन रेलवे ट्रैक पे और शुरू से है मेन रेलवे ट्रैक पे, नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा बॉम्बे रोड के मेन ट्रैक पे, उसके बाद हमारे मुरैना का विकास हो पाया। मुरैना विकास की संभावनाओं में कोई कमी नहीं है। अभी तक चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था इसलिए मैं इस तरफ जो ज्यादा अपनी भागीदारी नहीं करता था, पर अब चूंकि मैं सक्रिय राजनीति में आ गया हूँ, चुनाव जीतूं या हारूं, पर मैं यहाँ से आगे अब मुरैना के विकास के बारे में अपना पूरा योगदान दूंगा। हमारा समाज, हमारा व्यापारी समाज पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। 1994 से लेके और 2000 के बीच में मैंने ऑल इंडिया लेवल पर इतने बड़े काम किए हैं तो ऑल इंडिया में अग्रवाल बनिया समाज के जो लोग रहते हैं मेरे को इज्जत के साथ में आज भी मेरे को वो करते हैं, भजन देते हैं। मैं आपको एक 1998 की वो सुनाता हूँ। यहाँ पे इसी जगह पे हमने एक बहुत बड़ा प्रेस सम्मेलन किया था। 4 दिन का कार्यक्रम था, 1 दिन का प्रेस सम्मेलन था, 1 दिन का अखिल भारतीय अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन था, 1 दिन का मध्य प्रदेश के अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय